Hello everyone. So today we are going to discuss adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है. Under part 1 we discuss section 5 to section 9 of this act along with section 11 जिसका link you will get in the description. You can check it out. Now in this part we'll start with who may be taken in adoption जिसके लिए section 10 है इस act का that provides the capacity of a person to be adopted. First is that he or she must be a Hindu यानी कि चाहे वो लड़का है या लड़की है उसका हिंदू होना ज़रूरी है. Secondly, he or she must not have already been adopted यानी कि एक बच्चे को एक से ज़्यादा बार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता. This can also be connected with the fact कि बच्चे को अडॉप्शन में देने का राइट सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास है और अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है तो गार्जियन के पास है. तो इस वजह से अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास बच्चे को अडॉप्शन में देने का राइट नहीं है, इसीलिए एक बच्चे को एक से ज़्यादा बार अडॉप्ट नहीं किया जा सकता. थर्डली, ही और शी मस्ट बी अनमैरिड यानी कि उस बच्चे की शादी नहीं हुई होनी चाहिए. बट अगर आपका कस्टम या यूजेज अलाउ करता है एक मैरिड बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तो यू कैन डू सो. आप इस कंडीशन को कॉन्ट्रावीन कर सकते हो. सिमिलरली फोर्थ कंडीशन है कि बच्चा 15 साल से कम उम्र का होना चाहिए. बट अगर आपका कस्टम और यूजेज अलाउ करता है कि आप 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हो तो यू कैन कॉन्ट्रावीन दिस कंडीशन एज वेल. इसी के रिगार्डिंग एक केस है कौंडिबा रामा वर्सेस नारायण कौंडिबा 1991 का. इस केस में इट वाज हेल्ड कि आप अडॉप्शन की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हो इस ग्राउंड के ऊपर कि बच्चा अडॉप्शन के टाइम पर 15 साल का था, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है कि 15 साल से कम उम्र का होना चाहिए और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बच्चे ने 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं अडॉप्शन के टाइम पर. बट हम अडॉप्शन को इनवैलिड नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनका कस्टम अलाउ करता है उन्हें 15 साल के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए. And once a custom is judicially recognized, there is no need to prove it independently. अब एक judicially recognized custom क्या है कि आपका custom एक prolonged period से चलता आ रहा है, आपकी community उसे follow कर रही है, उसमें कोई break नहीं आई है, वो immoral नहीं है, society की values को harm नहीं कर रहा है, public को harm नहीं कर रहा है, तो आपका कस्टम जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड है. तो आप इस कंडीशन को कॉन्ट्रावीन कर सकते हो या आपके अडॉप्शन की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं करेगी. मूविंग अहेड, द इफेक्ट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन. अब जब एक अडॉप्शन वैलिड तरीके से होगी तो उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज द राइट्स एंड स्टेटस ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड. तो अडॉप्शन के बाद जो एक अडॉप्टिव बच्चा है वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स का सन या डॉटर बन जाएगा जैसे कि बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं. तो फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स का बच्चा बन जाएगा, डॉटर या सन बन जाएगा इन द सेम मैनर जैसे कि बायोलॉजिकल बच्चे बन जाते हैं. उसके पास वो सारे राइट्स रहेंगे, वो सेम स्टेटस एंजॉय करेगा जैसे कि बायोलॉजिकल बच्चे करते हैं. अब इसके रिगार्डिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अ केस कॉल्ड सावन राम वर्सेस कलावंती 1967. सो अ लिटिल बिट अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. इस केस में कपल जो हैं वो एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, एक लड़के को अडॉप्ट करते हैं और उसमें जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फर्दर उसके जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी आगे जो है वो उनके अडॉप्टिव सन को मिलनी चाहिए थी. बट उसके जो रिलेटिव्स हैं वो कहते हैं कि इस बच्चे का अडॉप्शन इनवैलिड है, इस वजह से जो हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी उस अडॉप्टिव बच्चे को नहीं जाएगी, यानी कि जो उस बच्चे के अडॉप्टिव फादर थे उसकी प्रॉपर्टी उस बच्चे को नहीं मिलेगी क्योंकि अडॉप्शन गलत तरीके से हुआ था, इनवैलिड था. तो इस टाइम पर जो मदर हैं वो कहती हैं, इस चीज़ को चैलेंज करती हैं कि ये गलत है, जो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो मेरे अडॉप्टिव सन को मिलनी चाहिए.
तो अब इश्यूज क्या राइज होते हैं इस केस में? फर्स्ट वाज वेदर द अडॉप्शन वाज वैलिड अंडर सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट। अब जो सेक्शन 9 है वो हमें बताता है कि अडॉप्शन में बच्चे को कौन कौन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स दे सकता है और गार्जियन दे सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि क्या सही तरीके से बच्चे को अडॉप्शन में दिया गया था या नहीं दिया गया था। Second was whether an adopted son by a widow can be deemed the son of her deceased husband and therefore inherit the deceased property। तो जहां पर एक विडो ने बच्चे को अडॉप्ट किया है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है ऑब्वियसली, तो उसने आगे जाकर एक बच्चे को अडॉप्ट किया, तो क्या वो बच्चा उसके डिसीज्ड हस्बैंड का भी बच्चा कहलाएगा या वो सिर्फ विडो का ही बच्चा कहलाएगा? So the judgment was, Supreme Court held that adoption was valid under the section 9 of this act, क्योंकि जो adoption deed थी उसके अंदर उस बच्चे के biological parents का consent explicitly mentioned था, यानी कि clearly mentioned था, उसके ऊपर उनके thumb impressions लगे हुए थे उसके biological parents के ऊपर कि उन्होंने बच्चे को adoption में दिया है, तो adoption section 9 के अंदर valid है। And for the second issue, it was held कि एक adoptive child gains inheritance rights in the adoptive family and loses all such rights in the biological family. So, a child adopted by a widow is deemed to be the son of a deceased husband from the date of adoption. तो एक widow जो बच्चा adopt करेगी वो उसके deceased husband का भी बच्चा कहलाएगा जिस दिन से adoption valid हो गई थी। उसको वो सारे इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे अडॉप्टिव फैमिली में जो कि बायोलॉजिकल बच्चों को मिलते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस केस। अब हम आगे फर्दर इफेक्ट्स की बात करते हैं एक अडॉप्शन के। सेवरेंस ऑफ टाइज फ्रॉम बायोलॉजिकल फैमिलीज। तो अडॉप्शन के प्रोसेस के बाद जो बच्चा है उसके सारे रिलेशंस टूट जाते हैं अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ और नए रिलेशंस बन जाते हैं अडॉप्टिव फैमिली के साथ। मैरिज रिस्ट्रिक्शंस। जो बच्चे की अडॉप्शन हुई है वो अपनी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को रिटेन करेगा विद इन द बायोलॉजिकल फैमिली इवन आफ्टर अडॉप्शन। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि बायोलॉजिकल फैमिली से सारे रिलेशंस टूट जाएंगे, बट अब एक एक्सेप्शन है कि मैरिज रिस्ट्रिक्शंस अभी भी रहेंगी, यानी कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अभी भी वो मेंटेन करेगा और ऑल्सो अडॉप्टिव फैमिली में भी उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों फैमिलीज में, बायोलॉजिकल फैमिली में भी और अडॉप्टिव फैमिली में भी उसके पास प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप रहेगी जहां पर वो शादी नहीं कर सकता। फोर्थ, property rights. Adoptive child does not divest any person from their share vested in them before adoption. यानी कि अडॉप्टिव फैमिली के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और सबको अपने अपने शेयर मिल गए और उसके बाद किसी बच्चे को अडॉप्ट किया गया तो वो बच्चा उन लोगों से उनके पहले के दिए हुए शेयर्स छीनेगा नहीं, उनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। सो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक जो है वो यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया है। So doctrine of relation back has been abolished, which ensures that child does not affect the property rights that were vested in the person जो कि adoptive family में है before the child's adoption। अगर अडॉप्शन के बाद कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उसमें बच्चे का राइट रहेगा। So this doctrine previously allowed the adopted children to have retrospective claim on the property vested in people before their adoption। यानी कि adoption से पहले भी अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी तो भी वो बाद में आकर अपना शेयर क्लेम कर सकते थे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक था बट बाद में हमने इसे अबॉलिश कर दिया ताकि फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में। Next topic is the relationship of adopted child. First, adopted child and adoptive parents. अब एक बच्चा जैसे अडॉप्ट किया गया और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनके बीच में कैसा रिलेशन रहेगा?
तो the child is considered to be the child of the adoptive parents for all the purposes. Same rights और obligations रहेंगी as a biological child. यानी कि वो अपने adoptive parents का बच्चा बन जाएगा in the same manner जैसे कि biological बच्चे होते हैं, उसे same rights मिलेंगे और उसके ऊपर same obligations भी impose हो जाएंगी as biological children. अडॉप्टिव पेरेंट्स, उनके पास सारे पेरेंटल राइट्स और ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी जो कि पहले उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास थी. थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर, जिसके अंदर सेक्शन 14 है, दैट प्रोवाइड्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन केस ऑफ मल्टीपल वाइफ्स. तो जब मल्टीपल वाइफ्स हैं, एक हिंदू मेल की एक से ज़्यादा वाइफ है और वो एक बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो उसकी जो सीनियर मोस्ट वाइफ इन मैरिज है वो उस बच्चे की अडॉप्टिव मदर बन जाएगी और उसके बाद वाली जो भी वाइफ्स होंगी, सेकेंड वाइफ, थर्ड वाइफ, फोर्थ वाइफ या जितनी भी हैं, तो वो सब उसकी स्टेप मदर्स बन जाएंगी. देन विडोअर या बैचलर. तो जब एक विडोअर या फिर कोई बैचलर एक बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो खुद तो उसका अडॉप्टिव फादर बन जाएगा. अगर वो बाद में कोई शादी करता है तो फिर जो भी उसकी सब्सिक्वेंट वाइफ होगी वो उस बच्चे की स्टेप मदर बनेगी, अडॉप्टिव मदर नहीं बनेगी, स्टेप मदर बनेगी. सेम गोज विद विडो और अनमैरिड फीमेल. तो जब एक विडो या अनमैरिड फीमेल एक बच्चे को अडॉप्ट करती है तो वो खुद तो उसकी अडॉप्टिव मदर बन जाएगी, बट जब वो आगे जाकर कभी शादी करेगी तो जो भी उसका हस्बैंड होगा वो उस बच्चे का स्टेप फादर बन जाएगा, ना कि अडॉप्टिव फादर, उसका स्टेप फादर बन जाएगा. So this is it for part 2 of this topic, and in part 3 I'll discuss some important cases regarding this topic of adoption.